ओपो न्यूज के सभी प्यारे दर्शकों को मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र भंडारी। प्यारे दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही आप ये वीडियो उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्री सुबोध उनियाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके कारण उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। दून मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराकर उनकी स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें गले में हल्का संक्रमण पाया गया। डॉक्टरों ने उनकी हृदय और श्वास संबंधी जांच की और स्थिति सामान्य होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी। मंत्री उनियाल की हालत में सुधार होने के बाद वह कैबिनेट बैठक में वापस लौट आए। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दीपावली से पहले वेतन और पेंशन जारी कराने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार 31 अक्टूबर को होने वाले दीपावली पर्व के मद्देनजर 30 अक्टूबर तक भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। आदेश का लाभ राज्य के कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, शहरी निकायों और पारिवारिक पेंशनर्स को मिलेगा। आदेश अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन द्वारा सभी विभागों और संबंधित अधिकारियों को जारी किया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी जिला पंचायत के वार्ड परिसीमन मामले में विशेष अपील को खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है। याचिकाकर्ता प्रदीप भट्ट ने जिला पंचायत के नए परिसीमन को पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी, जिसमें वार्डों की संख्या 5 से बढ़ाकर 6 कर दी गई थी। खंडपीठ ने अपील को अस्वीकार कर दिया, जिससे एकल पीठ का आदेश यथावत बना रहेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई जारी है। खंडपीठ ने राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट के लिंग 2 कमेटी के निर्णय को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ने शासनादेश के पालन में हो रही देरी को लेकर सवाल उठाया है, जबकि सरकार ने चुनाव प्रक्रिया की तैयारी की जानकारी दी। मामले की सुनवाई 24 अक्टूबर को भी जारी रहेगी। करणपुर मंडी में टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च समेत सब्जियों के दाम बढ़ने से लोगों का बजट गड़बड़ा गया है। टमाटर 80 से 100 रुपए प्रति किलो और प्याज 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। निरंजनपुर मंडी के सचिव अजय डबराल के अनुसार प्याज की फसल में बरसात के कारण नुकसान हुआ, जिससे दामों में बढ़ोतरी हो रही है। टमाटर की मांग ज्यादा होने और स्थानीय आवक में कमी के कारण भी कीमतें बढ़ रही हैं। केदारनाथ से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके कुलदीप सिंह रावत के भाजपा से टिकट न मिलने की स्थिति में बड़ा कदम उठाने के संकेत है। सोशल मीडिया पर उनके बयानों से भाजपा में बेचैनी है। कुलदीप का कहना है कि वह अपने समर्थकों की राय के अनुसार निर्णय लेंगे। हालांकि पार्टी की ओर से उन्हें मनाने के प्रयास जारी है और उन्हें मंत्री पद की पेशकश भी की गई है। विरासत महोत्सव के मंच पर कथक उस्ताद पंडित बिरजू महाराज की पोती सिंजनी कुलकर्णी की प्रस्तुति ने शास्त्रीय संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 5 साल की उम्र से कथक का प्रशिक्षण लेने वाली सिंजनी ने देश विदेश में 350 से अधिक मंच प्रस्तुतियों से अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि शास्त्रीय संगीत और नृत्य के क्षेत्र में हो रहे प्रयोग आने वाले समय में उन्हें नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। केदारनाथ उपचुनाव की रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस 24 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक करेगी। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने वर्चुअल मीटिंग के दौरान वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। चुनावी रणनीति और प्रत्याशी चयन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। सीमांत क्षेत्र नीति घाटी में ठंड बढ़ने के साथ ही ग्रामीण अपने शीतकालीन प्रवास की ओर लौटने लगे हैं। द्रोणागिरी और कांगा गांव पहले ही खाली हो चुके हैं, जबकि दीपावली से पहले घाटी के अन्य 8 गांव भी खाली हो जाएंगे। सर्दियों में यहाँ की ठंड और बर्फबारी से बचने के लिए लोग निचले क्षेत्रों में शीतकालीन प्रवास पर जाते हैं। इस समय कुछ ग्रामीण वाहनों के साथ और कुछ मवेशियों के साथ पैदल लौट रहे हैं। ग्राम प्रधान पुष्कर सिंह राणा ने बताया कि गर्मियां शुरू होते ही ग्रामीण वापस लौटते हैं। सिंचाई विभाग के हालिया तबादलों पर सवाल उठ रहे हैं, जहां एक ही पद पर 2 अधिकारियों को तैनात किया गया है। परिकल्प एवं निदेशक रुड़की के सुबीर कुमार को श्रीनगर के मुख्य अभियंता के पद पर तैनात किया गया, जबकि यहाँ पहले से ही एक अधिकारी है। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी ऐसे मामले सामने आए हैं। विभागाध्यक्ष जयपाल ने कहा कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा ताकि स्पष्टता लाई जा सके। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने छात्रों को एक और अवसर देते हुए समर्थ पोर्टल को 24 और 25 अक्टूबर के लिए फिर से खोलने के निर्देश जारी किए हैं। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोर्टल पर बीएड, एमएड और विधि के छात्रों को मेरिट के आधार पर प्रवेश मिलेगा। यह सुविधा केवल पहले से ही पंजीकृत छात्रों के लिए होगी। परीक्षा परिणाम भी नेट डिजी लॉकर के माध्यम से घोषित किए जाएंगे। इसके अलावा कक्षाओं के बाद दोपहर 12 बजे के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया संचालित की जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपने कार्यालय खोलने की योजना बना रहा है, जिससे निगरानी और कामकाज बेहतर हो सके। वर्तमान में बोर्ड के 4 क्षेत्रीय कार्यालय है।
जो देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की और काशीपुर में स्थित है। सभी जिलों में कार्यालय खुलने के बाद निरीक्षण और विभागीय कामकाज में सुगमता आएगी। इसके साथ ही नई कार्यालयों में अफसरों की तैनाती की जाएगी और मौजूदा स्टाफ की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। राजधानी देहरादून की फायर ब्रिगेड की हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि आधे से ज्यादा वाटर टैंकर अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। कुल 8 फायर टैंकरों में से 5 पुराने हो गए हैं, जिनमें से एक ने 26 साल तक सेवा दी है। शहर में अब कोई वाटर हाइड्रेंट भी जीवित नहीं है। हालांकि फायर ब्रिगेड ने वैकल्पिक जल स्रोतों की व्यवस्था की है। दीपावली के मद्देनजर किए गए इंतजाम पिछले साल से भी कम है, जिससे आपात स्थिति में मुश्किलें आ सकती है। केदारनाथ में इस महीने के 22 दिनों में 2,19,263 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जिससे इस साल की कुल संख्या 14 लाख से अधिक हो गई है। कपाट बंद होने में अब कुल 12 दिन शेष हैं और प्रतिदिन लगभग 10,000 श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं। बाबा केदार के जयकारों के साथ धाम और पैदल मार्ग पर रौनक बनी हुई है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अनुसार कपाट बंद होने तक यह संख्या 16 लाख तक पहुंचने की संभावना है। श्रीनगर में अपर जिलाधिकारी ईलागिरी की कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन करने पर विभिन्न खाद्य कारोबारियों पर कुल 13 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। घी और दूध के अधोमानक पाए जाने और बिल प्रस्तुत न करने पर कई कंपनियों पर कार्रवाई हुई है। तमिलनाडु के बड़े घी निर्माता और गुजरात की दूध आपूर्ति कंपनी पर लाखों का जुर्माना लगा। न्यायालय ने रिटेलर्स और ऑयल मिल्स पर भी जुर्माना लगाते हुए आदेश दिया कि सभी 15 दिनों के भीतर जुर्माना अदा कर दें। उत्तरकाशी जिले के नौगांव स्थित सपेटा गांव में एक आवासीय भवन की रसोई में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई, जिसमें रसोई का सारा सामान जलकर राख हो गया। भवन स्वामी जनक सिंह ने बताया कि इस आगजनी में उनका फ्रिज, बर्तन, राजमा, गेहूं, चावल सहित खाद्य सामग्री भी नष्ट हो गई। ग्रामीणों ने मिलकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के बाद राजस्व निरीक्षक को रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। साइबर ठग प्रदेशवासियों से प्रतिदिन लगभग 46 लाख रुपए ठग रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। इस साल अब तक साइबर वित्तीय हेल्पलाइन पर 19,000 से अधिक शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं, जिनमें से 24 करोड़ रुपए की ठगी को रोकने में पुलिस कामयाब रही। ठगी के मामले में ज्यादातर लोग डिजिटल गिरफ्तारी और निवेश से जुड़े हुए हैं। साइबर अपराधियों ने अपनी रणनीतियों को बदलते हुए नई तकनीकी से ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया है। उत्तराखंड परिवहन निगम के 3 संगठनों ने 13 मार्गों पर निजी बसों के परमिट के विरोध में मंगलवार रात 12 बजे से आंशिक कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। बुधवार सुबह परिवहन अधिकारियों के साथ वार्ता होगी। वार्ता असफल रहने पर पूर्ण चक्का जाम की चेतावनी दी गई है। परिवहन सचिव ने बातचीत के दौरान हड़ताल खत्म होने की उम्मीद जताई है। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने 13 मार्गों पर निजी परमिट जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। उत्तराखंड सरकार ने मानव वन्यजीव संघर्ष में घायल व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज की मंजूरी दी है। उत्तराखंड मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली में संशोधन करते हुए सरकार ने घायल लोगों के इलाज के साथ आर्थिक सहायता का प्रावधान भी किया है। पालतू जानवरों के मारे जाने पर मुआवजा वन रक्षक और ग्राम प्रधान के प्रमाण पत्र के आधार पर मिलेगा। उत्तराखंड में 28 जनवरी से प्रस्तावित राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां अंतिम चरण में है। 26 अक्टूबर से नेशनल गेम्स के कैंप शुरू होंगे। ओलंपिक एसोसिएशन ने 34 ओलंपिक खेलों के अलावा कुछ अतिरिक्त खेलों को शामिल करने का निर्णय भी लिया है। एसोसिएशन ने विवाद निपटाने के प्रयासों के साथ राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने सरकार से यूसीसी कानून की पूरी जानकारी जनता से साझा करने की मांग की। साथ ही केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों की जवाबदेही तय करने के लिए एसओपी जारी करने की योजना बनाई है। विभाग टेलीमेडिसिन सेवाओं को मजबूत करने के लिए बड़े अस्पतालों के साथ समझौता करेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में मेडिकल स्टाफ की कमी नहीं है और जल्द ही एयर एम्बुलेंस सेवा भी शुरू होगी। विभाग द्वारा रोजाना लगभग 39,000 लोगों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं दी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 30 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए पशुपालन योजना को हरी झंडी मिली, जिसमें 10,000 भेड़ बकरी पालक आईटीबीपी को मटन और 500 फिशरमैन ट्राउट मछली आपूर्ति करेंगे। इसके अलावा मानव वन्यजीव संघर्ष निधि के तहत आर्थिक सहायता और आयुष्मान कार्ड से इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। पालतू जानवरों की मृत्यु की पुष्टि ग्राम प्रधान और वन अधिकारी द्वारा की जाएगी। मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी गई है, जिसमें विशेष प्राविधान संशोधन के तहत राहत की अवधि 3 साल बढ़ाई गई है। जल जीवन मिशन के लिए नए दिशा निर्देश लागू होने और भूजल शुल्क 1 दिसंबर से प्रभावी होगा। साथ ही जल जीवन मिशन के लिए नए दिशा निर्देश लागू होंगे और भूजल शुल्क 1 दिसंबर से प्रभावी होगा। तकनीकी शिक्षा में सुधार के साथ उच्च शिक्षा विभाग में 5 मेधावी छात्रों को यूनाइटेड किंगडम में पढ़ने का अवसर मिलेगा।
इसके अतिरिक्त निःशुल्क गैस रिफिल योजना की अवधि को 3 साल बढ़ाया गया है और साथ ही औषधि विभाग में नए पद सृजित किए जाएंगे। बैठक के ये निर्णय प्रदेश की जनता के लिए विकास और राहत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। भारतीय किसान यूनियन के किसान अपनी मांगों को लेकर ARTO कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें SDM चौक पर रोक दिया। इसके बाद किसानों ने तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। उनकी मांगों में ARTO कर्मचारियों की संपत्ति की जांच, निलंबन और किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेना शामिल है। अंततः ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आश्वासन पर धरना समाप्त किया गया। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। उत्तराखंड के मसूरी में आयोजित 8वें वर्ल्ड फेस्टिवल में 95 पक्षी प्रजातियों और 32 तितली प्रजातियों का अवलोकन किया गया है। देश विदेश से आए 170 विशेषज्ञों और छात्रों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने पक्षी संरक्षण पर व्याख्यान दिया और सफल आयोजकों को सम्मानित भी किया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 1500 लोकल बैंक ऑफिसर्स पदों के लिए भर्ती की अधिसूचना जारी की गई है। इच्छुक उम्मीदवार 24 अक्टूबर से आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 13 नवंबर सुनिश्चित की गई है। आवेदक की उम्र 20 से 30 वर्ष होनी चाहिए और साथ ही आवेदक को ग्रेजुएट होना भी आवश्यक है। आवेदन शुल्क सामान्य और OBC उम्मीदवारों के लिए 850 रुपए, जबकि SC ST के लिए 175 रुपए निर्धारित की गई है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने डिप्लोमा ट्रेनी, जूनियर ऑफिसर्स ट्रेनी और असिस्टेंट ट्रेनी के 795 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा जनवरी-फरवरी 2025 में होगी। आवेदन प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा की जानकारी आधिकारिक अधिसूचना में दी गई है। प्यारे दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ साथ सरकारी नौकरियों और योजनाओं की अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें ओहो न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है सबसे तेज और विश्वसनीय खबरें। नमस्कार।